का हम सारी रिवीजन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जल्दी से 8 पेज वाले नोट्स निकाल लें मेरे बच्चों। जो मैंने आपको 8 पेजेस वाले नोट्स दिए हुए हैं, ये सर कहाँ पे हैं? ये मेरी मैक्रो की बुक के बैक पे आपको कलर्ड नोट्स मिलेंगे 8 पेजेस वाले। जिनके पास नहीं है यहाँ से देख लें, पेज नंबर 4 है। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप बस स्क्रीन पे देखते जाना, आपको याद मैं करवा दूंगा। देखो बच्चों, हाँ जी, हाँ लास्ट सेकेंड में देखो जी, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखो जी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, इंडिया में सबसे पहले मैं बात करूं किसने कंट्रोल किया था? कोलिनियल गवर्नमेंट। कोलिनियल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? जहां पे एक कंट्री रूल करती है, दूसरी क्या करती है? फॉलो। एक कंट्री रूल करती है, दूसरी क्या करती है? फॉलो। उस कंट्री को क्या बोलते हैं? कोलिनियल गवर्नमेंट। या उस पीरियड को क्या बोलते हैं? कोलिनियल पीरियड भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कोलिनियल गवर्नमेंट ने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया था क्या करने का? इंडिया की नेशनल इनकम को निकालने का और पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए उन्होंने कोई भी एफर्ट्स नहीं किए। और कुछ इकोनॉमिक्स इंडिया में आए जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए काम किया। इनमें सबसे पहले नाम याद रखने हैं, जितने नाम है उतने याद करने हैं। मैं उतना करवा रहा हूँ जितना आपके लिए इनफ है। सबसे पहले जो आए वो आए दादा भाई नौरोजी। कौन आए? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। सेकेंड पर्सन कौन आए? विलियम दिग्बे। कौन आए? विलियम दिग्बे। नेक्स्ट कौन आए? फिनले शीरस। नेक्स्ट कौन आए? ठीक है, VKRV राव। और फिर कौन आए? RC देसाई। कौन आए? RC देसाई। अब इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसने दिया था इंडिया की नेशनल इनकम पर कैपिटा? VKRV राव ने। किसने दिया था? VKRV राव का कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट था इंडिया की नेशनल इनकम और क्या निकालने के लिए? पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए। इसमें इंडिया की जो रियल जीडीपी है, इंडिया की जो रियल जीडीपी है, इन्होंने जो एस्टिमेट किया था कितने से बढ़ रही थी? लेस देन 2% से। कितने से बढ़ रही थी? लेस देन 2% से। और इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितने से थी? 0.5% से। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से नाम याद बोलो, किसने इंडिया में नेशनल इनकम निकालने में काम किया था? सबसे पहले नाम बोलो। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, विलियम दिग्बे, फिनले शीरस, VKRV राव, RC देसाई। और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था? VKRV राव का। इन्होंने क्या निकाला था कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो कितने से इतनी इंडिया की नेशनल इनकम कितने से बढ़ रही थी? लेस देन 2% से। इंडिया की नेशनल इनकम कितने से बढ़ रही थी? लेस देन 2% से। कितने से बढ़ रही थी? लेस देन 2% से। लेस देन 2% से। और इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितने से बढ़ रही थी? 0.5% से। अब एग्रीकल्चर, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एग्रीकल्चर। इंडिया की एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि इंडिया की एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसे थी। सुनो भाई, इतना भी याद, देखो जो बच्चे कहते हैं ना इंडियन इको सर लिखी नहीं जाती, याद नहीं होती, इतना याद कर लो अभी। जिन पढ़ो इंडिया की एग्रीकल्चर कैसा था। तो सबसे पहले बात करते हैं, इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टैग्नेंट था। स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कैसा था? कांस्टेंट। इंडिया में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी थी वो भी क्या थी? लो थी। अच्छा, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? पर हेक्टर कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? इंडिया में जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो क्या थी? लो थी। एग्रीकल्चर कैसा था इंडिया का? स्टैग्नेंट था, कांस्टेंट था। अब इंडिया में क्या किया गया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? लैंड सेटलमेंट सिस्टम को। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? कोलिनियल गवर्नमेंट में। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम का नाम था जमींदारी सिस्टम। अगर आपसे पेपर में पूछे कि इंडिया का एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट होने का सबसे मेन रीज़न क्या है, तो आप क्या लिखोगे? जमींदारी सिस्टम। क्या लिखोगे? जमींदारी सिस्टम। आगे पढ़ो। इस सिस्टम में क्या था? जितना भी प्रॉफिट होता था जमींदार को, जितना भी क्या होता था? प्रॉफिट किसको होता था? जमींदार को। वो सारे का सारा प्रॉफिट किसके लिए यूज़ करता था? सारे का सारा प्रॉफिट किसके लिए यूज़ करता था? जमींदार को जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो फार्मर्स के लिए कुछ भी यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, वो सारा खुद रखते थे।
द मेन इंटरेस्ट जमींदार का क्या था, सिर्फ रेंट कलेक्ट करना, उसे फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन से कोई मतलब नहीं था। इसे कहते हैं जमींदारी सिस्टम या लैंड टेन्योर सिस्टम, इसकी वजह से एग्रीकल्चर कॉन्स्टेंट था। दूसरा, इंडिया में जो टेक्नोलॉजी थी बहुत बेकार थी, इरिगेशन कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, फर्टिलाइज़र का बहुत कम यूज़ था, और कंटिन्यूस यहाँ पे इंडिया की जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी, क्या थी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, वो बहुत बेकार थी। इस वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर क्या था, स्टैग्नेंट था। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या बढ़ाता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इंडिया में एग्रीकल्चर क्या था, सुनते हैं ना, इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो क्या किया गया था, कमर्शलाइज। क्या किया गया था, कमर्शलाइज। सर ये कमर्शलाइज का मतलब क्या था, इसमें फार्मर्स को बोला गया कि आप कैश क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा करो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप, जिसकी वजह से इंडिया में फूड क्रॉप की क्या हो गई, शॉर्टेज। ठीक है जी। और इससे जब वो फूड क्रॉप को बनाएंगे, कैश क्रॉप को बनाएंगे, तो ब्रिटिश की इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ, इंडिया की इंडस्ट्री कैसी थी, क्या थी इंडस्ट्री। सर इससे पहले एनसीईआरटी में एक टॉपिक और है, एनसीईआरटी में एक टॉपिक ये है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कंट्रोल किया था तो उनका मेन मोटिव क्या था। क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द मेन फोकस और इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स कंट्रोल अंडर इंडिया। ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव क्या था, ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ये था इंडिया को बेनिफिट देना, अपनी कंट्री को। ठीक है, उनका मेन मोटिव क्या था, टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन इकोनॉमी रेदर देन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। उनका इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने का कोई मोटिव नहीं था। उनका मेन मोटिव क्या था, अपनी इंडस्ट्री को क्या करना, प्रमोट। अरे हूँ मुझसे बोल दे ज्वाइन करने के। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। हाँ, उनका मेन मोटिव समझ आ गया क्या था। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहा हूँ, इसके अंदर क्या आता है और क्या था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को कैसी इकोनॉमी बना दिया, फेडरल, जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी, रॉ मटेरियल सप्लाई करेगी और फिनिश गुड्स खरीदेगी। अच्छा अब मैं बात करता हूँ इंडिया की इंडस्ट्री कैसे थी। तो देखो जब ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया, यहाँ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की इंडस्ट्री कैसे आएगा, इसी देखो इतने पेज से ही चैप्टर आएगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा हुआ आएगा। मैं आपको क्लियर कट बता दूँ। देखो जी, सबसे पहले इंडिया में अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री की, किसकी बात करूँ, इंडस्ट्री की, तो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया की इंडस्ट्री कैसे थी। इंडिया पूरे वर्ल्ड में किसके लिए फेमस था, हैंडीक्राफ्ट के लिए। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में फेमस था हैंडीक्राफ्ट के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर क्या होता गया, डिक्लाइन होता गया। क्यों, और इंडिया में मैसिव क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा क्यों हुआ, इसका एक क्वेश्चन आता है पेपर में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बट डिक्लाइन अंडर अ ब्रिटिश रूल, ट्रू और फॉल्स। ट्रू। क्यों इंडिया का हैंडीक्राफ्ट डाउन होता गया, तो रीज़न पढ़ो क्या था, इंडिया में मैसिव क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया इंडिया में, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट पढ़ते हैं ना, इंडिया में क्या हो गया था, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट ओके। और दूसरा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हमारे यहाँ पे क्या हो गया, जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो सस्ते थे, वो इंडिया में इंपोर्ट होते गए। जो ब्रिटेन के जितने भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो इंडिया में आते गए, ठीक है, वो सस्ते पड़ रहे थे। और इंडिया का हैंडीक्राफ्ट क्या हो गया, महंगा। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट क्या होता गया, ख़त्म होता गया। इंडिया की इंडस्ट्री में सबसे पहला इफेक्ट तो ये आया। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया में टू फोल्ड पॉलिसीज़ को फॉलो किया। ये टू फोल्ड पॉलिसी क्या होती है, टू फोल्ड मोटिव बोल दो। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अगर रॉ मटेरियल इंडिया से ब्रिटेन में जाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ताकि ब्रिटेन को क्या मिले, कम रेट पे मिले। इसके अलावा वो किसी कंट्री और कुछ भी बेचती है इंडिया, तो उसे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। आगे फिनिश गुड्स, अगर ब्रिटेन की इंडस्ट्री से इंडिया मार्केट में आ रहा है, ठीक है, वो अच्छे प्राइस पे बेचेंगे, अच्छे प्राइस पे बेचेंगे, ठीक है। तो इन्होंने टू फोल्ड मोटिव रखा, इंडिया को क्या बना दिया, रॉ मटेरियल का सप्लायर, और फिनिश गुड्स का क्या बना दिया, बायर। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं होने दिया, क्योंकि उन्हें पता था अगर इंडिया के अंदर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट हो जाएगी तो क्या इंडियन ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट होंगे, बताओ। अगर इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रमोट होगी, क्या इंडियन ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट होंगे, नहीं। तो उन्होंने इंडिया में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया, ठीक है।
लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियन किस पे डिपेंडेंट हो, ब्रिटिशर्स पे इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री। नॉर्मल पानी दे दो। आगे ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट इंडिया में जो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट थी, इंडिया में जो इंडस्ट्री की क्या थी ग्रोथ रेट, वो भी बहुत कम थी। इंडिया में अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है, इंडिया की इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है सिर्फ कितना ना 17%, कितना ना 17, 1/6। और इंडिया में जितनी भी पब्लिक सेक्टर थी, क्या थी पब्लिक सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट तो थी नहीं, पब्लिक सेक्टर का रोल भी बहुत कम था इंडिया में। पब्लिक सेक्टर कहाँ पे था इंडिया में, रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट, सिर्फ यहीं पे था, इसके अलावा और कहीं भी नहीं था। ये इंडिया की इंडस्ट्री की पोजीशन थी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ नाम याद करवा रहा हूँ। बच्चे मेरे को कह रहे हैं सर ईयर याद करने, मैं मना कर रहा हूँ, ईयर वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, ना बोर्ड में आ रहे हैं। एक आधा नंबर का आएगा तो आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। अब सुनो, जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ ढंग से सुनना। इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ें, सबसे पहले इंडस्ट्री कौन कौन सी थी उस टाइम पे, एक तो थी टिस्को, एक कौन थी टिस्को, फुल फॉर्म क्या टिस्को की, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन। क्या थी, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, टिस्को। टिस्को कौन सी में बनी थी, 1907 में। कब बनी थी, 1907 में। क्या बनी थी, टिस्को। क्या थी, टिस्को। टिस्को 1907 में बनी थी। और कहाँ पे थी, जमशेदपुर बिहार में। इसके अलावा इंडिया में और कौन सी इंडस्ट्री थी, अब ये सुने ना, यहाँ से बंद मारकर बनता है, कॉटन इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री, कॉटन। कहाँ पे थी कॉटन इंडस्ट्री, महाराष्ट्र में, गुजरात में। कौन चलाता था, इंडियन। जूट इंडस्ट्री कहाँ पे थी, बंगाल में। जूट इंडस्ट्री कहाँ पे थी, बंगाल। उसे कौन चलाता, जूट इंडस्ट्री को, फॉरेनर्स। इसके अलावा अच्छा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन 4th है, बताओ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री थी। एक तो ये 3 नाम हो गए, इसके अलावा कौन सी इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री थी और शुगर। सीमेंट, पेपर और शुगर, और कोई इंडस्ट्री नहीं थी। अब आ जाओ इंडिया का फॉरेन ट्रेड, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के फॉरेन ट्रेड की। इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जितना भी हो रहा है, जितना भी एक्सपोर्ट और क्या हो रहा है, इंपोर्ट, 50% जो ट्रेड है इंडिया का, जो 50% ट्रेड है वो किसके साथ रिस्ट्रिक्टेड था, ब्रिटेन के साथ। 50% कहाँ से रिस्ट्रिक्टेड था, ब्रिटेन। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बना है 2024 के पेपर में। कौन कौन सी कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड था उस टाइम पे, चाइना के साथ था, सिलोन किसका नाम था, श्रीलंका का। ईरान के साथ था, ईरान का क्या नाम था, पर्सिया। क्या नाम था ईरान का, पर्सिया। तो इंडिया का जो ट्रेड था वो कुछ कंट्रीज के साथ लिमिटेड था। कौन कौन सी, चाइना, सिलोन का नाम क्या है, श्रीलंका, और कौन सी थी, पर्सिया, नाम क्या है, ईरान। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडिया में क्या खोला गया था, सुएज कनाल। कहाँ क्या खोला गया था, सुएज कनाल। कौन से ईयर में, 1869 में। क्या खोला गया था, सुएज कनाल। कौन से ईयर में, 1869 में। ईयर याद रखना, 1869 में। इसके बाद सुएज कनाल खुलने के बाद इंडिया और ब्रिटेन का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया था, हाफ हो गया था। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी क्या हो गई थी, रिड्यूस। ओके, सुएज कनाल का, सुएज कनाल में पहले क्या था, जब तक सुएज कनाल नहीं था इंडिया को ब्रिटेन जाने के लिए पूरा अफ्रीका रूट करना पड़ता था। अब उसे अफ्रीका रूट करने की जरूरत नहीं। आगे इंडिया के पास, इंडिया एक्सपोर्टर था किस चीज़ का, रॉ मटेरियल का। इंपोर्टर किस चीज़ का था, फिनिश गुड्स का। अब आता है एक्सपोर्ट सरप्लस। उस टाइम पे इंडिया का एक्सपोर्ट ज़्यादा था किससे, इंपोर्ट से। ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा था किससे, इंपोर्ट से। लेकिन जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट सरप्लस था, जितना भी एक्सपोर्ट सरप्लस था, उससे जो पैसा इंडिया में आना चाहिए वो इंडिया में नहीं आता। इंडिया की वेल्थ इंडिया से क्या हो रही, ड्रेन, निकली जा रही थी। कैसे निकली जा रही थी, फूड ग्रेन, क्लोथ, केरोसिन बस क्लियरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो एक्सपोर्ट सरप्लस से जो भी पैसा आता इन सब में यूज़ नहीं होता, बल्कि वो कहाँ यूज़ होता था, ब्रिटेन के ऑफिस के एक्सपेंस पूरा करने के लिए।
वॉर के खर्चे पूरे करने के लिए, इन सब चीज़ों में यूज़ होता और कहीं पे यूज़ नहीं होता। आगे, इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे? इंडिया में उस टाइम पे लिटरेसी रेट बहुत कम थी। कितने पढ़े लिखे लोग थे? 16%। और वुमेन लिटरेसी कितनी थी उस टाइम? सिर्फ 7%। कितनी थी? 7%। और ओवरऑल लिटरेसी कितनी थी? लेस देन 16%। इंडिया में उस टाइम पे पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी, यानी लोगों को हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। क्यों? उस टाइम पे वाटर एयरबोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, जिससे सीधा क्या होती लोगों की डेथ। तीसरा, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? 0 से 1 ईयर के बीच में, 0 से 1 ईयर के बीच में कितने बच्चों की डेथ हो जाती है पर 1000, उसे क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये 218 थी। अच्छा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे बहुत हाई थी, बहुत लो थी? बहुत लो। कितने साल जीते थे लोग? सिर्फ 32 ईयर्स। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मीनिंग याद रखना, मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स। यहाँ लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर। कंट्री में कितने लोग किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इंडिया में उस टाइम, इंडिया के एग्रीकल्चर में कितने लोग काम कर रहे थे? 70 से 75%। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने थे? 10%। सर्विस में 15 से 20। लेकिन इंडिया में क्या था? रीजनल वेरिएशन था। कुछ लोग इंडिया में एग्रीकल्चर से कम हो रहे थे, कुछ स्टेट में बढ़ रहे थे। देखो क्या लिखा है, मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी, साउथ इंडिया को पहले क्या बोलते हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी। इसमें कौन? और बॉम्बे, बंगाल। मद्रास में कौन कौन आता? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारी स्टेट आती थी। यहाँ पे क्या है? एग्रीकल्चर के वर्कर्स क्या हो रहे थे? कम। लेकिन कुछ स्टेट में, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, इनमें एग्रीकल्चर के वर्कर क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। तो इंडिया के अंदर कैसी वेरिएशन थी? कैसी वेरिएशन थी? हाँ, रीजनल वेरिएशन आई थी। इसका बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2024 में, 3 नंबर का। सिर्फ ये आंसर लिखना था कि इंडिया में ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर लूप साइडेड है। लूप साइडेड का मतलब क्या है? कुछ स्टेट में बढ़ रहा है, कुछ स्टेट में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब आ जाओ इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी के साथ हमने कंट्रीब्यूशन की बात की है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था? रेलवे। कौन सा था? रेलवे। रेलवे कब दिया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया को? 1850 में। ब्रिटिशर्स ने रेलवे जब दिया था, उससे इंडिया में एग्रीकल्चर की कमर्शलाइजेशन बढ़ी थी, कम हुई थी? बढ़ गई थी। आगे ब्रिटिशर्स ने और क्या बना के दिया इंडिया को? रोड्स बना के दी, इनलैंड ट्रेड बना के दिया। लेकिन क्या ब्रिटिशर ने सारा इंडिया के बेनिफिट के लिए किया, अपने बेनिफिट के लिए? अपने। तो देखो इसका आंसर कैसे लिखोगे। ब्रिटिशर्स ने जितनी भी रोड्स बनाई, किसके लिए बनाई? आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए। जितनी भी रोड्स बनाई किसके लिए बनाई? आर्मी को क्या करने के लिए? मोबिलाइज। आर्मी को शिफ्ट करने के लिए बनाई विद इन इंडिया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बनाया, किस लिए बनाया? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को क्या किया जाए? मेंटेन। यहाँ तक क्लियर है? ये पूरा फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, हमें कितने मिनट्स लगे? पूरा चैप्टर माइंड में बैठ गया, पूरा चैप्टर। अब इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पढ़ लो। जो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है वो इंपॉर्टेंट में है। जैसे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वाला मेन फोकस क्या था ब्रिटिशर्स का? ठीक है, अब आपका सर इसमें ये नहीं है। देखो ये रिवीजन पार्ट है। कितने पेज में? हमने एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर लिया। अब कितनी देर में किया? 15 मिनट में। अब पेपर से पहले रिवाइज करना हो इंडियन इको को तो ये हेल्प करेगा। अब आप इसमें अपने नोट्स बनाना चाहो, सर इससे थोड़ा एक्सपेंड कर दो, इससे एक्सपेंड 2 पेज में मेरी मैक्रो इंडियन इको की बुक में दिया हुआ है। ये तो अब आधे पेज में पूरा चैप्टर है। अब आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर। देखो मैं कितनी स्पीड में करवाऊंगा, आप खुद देखना। हमें मुश्किल तो नहीं लगा, आप माइंड में बैठोगे, रिवाइज करोगे, आपको सेट हो जाएगा। अब देखो मैं सेकंड चैप्टर चालू करता हूँ। ठीक है, सेकंड चैप्टर देखना कितनी देर में आपका कंप्लीट होगा वो भी देखो। 1 सेकंड।